नमस्कार। आज हम पारंपरिक आभूषणों की एक बेहद शानदार और रंग-बिरंगी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि गहनों के इन अनगिनत क्षेत्रीय नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल बल्कि काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम इन सभी भारी भरकम नामों को रटने के बजाय इन्हें सीधे मानव शरीर के एक नक्शे पर सिर से लेकर पैर तक फिट करेंगे। इससे होगा ये कि ये सिर्फ एक बोरिंग लिस्ट नहीं रहेगी, बल्कि आपके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छप जाएगी जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सांस्कृतिक कैनवास को समझना शुरू करते हैं। अब जरा इस सोर्स मटेरियल को देखिए। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि पारंपरिक क्षेत्रीय आभूषणों का एक बहुत ही गहरा और प्रामाणिक दस्तावेज है। इतनी सारी जानकारी एक साथ देखकर कोई भी सोच सकता है कि इसे कैसे याद रखेंगे, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इस पूरे लिस्ट को एक ट्रिक से डिकोड करेंगे। हम शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे पैरों तक जाएंगे। ये तरीका हर एक आभूषण की सही जगह और उसके महत्व को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा। तो हमारा ये सिर से पैर वाला नक्शा कुछ इस तरह काम करेगा। सबसे पहले सिर और चेहरे के आभूषण, दूसरा गला और ऊपरी बाह, तीसरा कलाइयाँ और उंगलियां, चौथा कमर और पैरों के आभूषण और आखिर में पांचवां पुरुषों के विशेष गहने और कड़े। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सिर और चेहरे के आभूषण। सिर या मस्तक को सजाने वाले इन प्रमुख आभूषणों पर नजर डालिए। यहाँ आपको शीशफूल, मेमंद और सांखली जैसे नाम साफ दिखाई देंगे। इनकी वैरायटी सच में कमाल की है। बोडलो को ही ले लीजिए, जो बिल्कुल सिर के बीचों बीच पहना जाता है, या फिर फेनी। ये सारे आभूषण मिलकर सिर को किसी राजशाही ताज की तरह सजाते हैं। मतलब ये सिर्फ गहने नहीं हैं, ये पहनने वाले के पूरे लुक को एक अलग ही लेवल का ग्रेस देते हैं। अब इसी लिस्ट में एक नाम आता है रखड़ी का, और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका गहरा अर्थ। मूल स्रोत में इसे साफ तौर पर सुहाग का प्रतीक बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रखड़ी कोई आम सजावट की चीज नहीं है, बल्कि ये विवाह और वैवाहिक जीवन का एक बेहद पवित्र और गहरा प्रतीक है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारे आभूषण हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े होते हैं। सिर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, चेहरे के किनारों और बीच के हिस्से पर। कानों और नाक के आभूषणों के बीच का ये कंपैरिजन सच में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ कानों के लिए बड़े ही जटिल और भारी डिजाइन्स हैं, जैसे कर्णफूल, झुमका, पीपल पत्रा और कुंडल, और वहीं दूसरी तरफ चेहरे के बिल्कुल सेंटर यानी नाक के लिए नथ, लौंग और बुलाक जैसे गहने हैं। दोनों ही अंगों के लिए गहनों का डिजाइन और बनावट एकदम अलग है, जो पूरे चेहरे की खूबसूरती को एकदम परफेक्ट बैलेंस देते हैं। अब जरा इस अनोखी जानकारी पर ध्यान दीजिए, जिसके बारे में शायद ही हम कभी आम चर्चा करते हैं। दांतों के आभूषण। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा सोचिए, दांतों को भी सोने के कैनवस में बदल दिया जाता था। यहाँ रखन का जिक्र है, जिसमें दांतों में सोने की प्लेट फिट की जाती है, और चूप तो दांतों के बीच जड़ी जाने वाली सोने की एक कील को कहते हैं। ये इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि पारंपरिक सजधज की दुनिया में रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं थी। चेहरे के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, गला और ऊपरी बांह। गले या कंठ के आभूषणों की ये लंबी सी लिस्ट देखिए। कंठी, तिमणियां, हमेल, चंद्रहार, ये नाम सुनते ही एक तरह की रिदम सी महसूस होती है। यहाँ सबसे मजेदार बात बताई गई है ठुस्सी के बारे में। सोर्स खास तौर पर यह मेंशन करता है कि ठुस्सी आकार में एक नॉर्मल नेकलेस से काफी बड़ा होता है। इसके अलावा आड़ और चंपाकली जैसे गहने ये साबित करते हैं कि गले को सजाने के लिए कितने तरह के भारी और शानदार डिजाइन मौजूद हैं। गले से ही जुड़े हुए ऊपरी धड़ यानी बाहों के लिए भी कुछ बेहद खास आभूषण हैं। बाजूबंद, टड्डा जिसे अणत भी कहते हैं, बट्टा और नवरत्न का यहाँ खास तौर पर जिक्र किया गया है। ये गहने ऊपरी शरीर को एक बहुत ही मजबूत और शानदार फ्रेम देते हैं। खासकर बाजूबंद तो पारंपरिक पहनावे में एक एकदम शाही और रॉयल लुक जोड़ देता है। चलिए बाहों से और नीचे चलते हैं, हमारे तीसरे सेक्शन पर, कलाइयाँ और उंगलियां। कलाइयों और उंगलियों के गहनों का ये बंटवारा बड़ा ही शानदार है। यहाँ सबसे खास बात वो मटेरियल है जिससे ये गहने बनते हैं। जैसे कलाई के आभूषणों में मोकड़ी का जिक्र है, जो लाख की चूड़ी होती है, और बल्लिया हाथी दांत या रबर से बनती है। वहीं बात करें उंगलियों की, तो मुंदरी और हथपान के साथ साथ अरसी का बड़ा ही विशेष उल्लेख है।
सोर्स के मुताबिक अरसी कोई आम अंगूठी नहीं है, बल्कि ये खास तौर पर सिर्फ अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी है। हाथों से होते हुए अब शरीर के मध्य भाग और आधार की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथा चरण, कमर और पैरों के आभूषण। कमर के इर्द गिर्द पहनी जाने वाली इन भारी भरकम जंजीरों पर जरा गौर कीजिए। कंदोरा, करधनी, कनकती, तागड़ी और जंजीर। यहाँ सोर्स एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है कि कंदोरा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। ये आभूषण शरीर के बीच के हिस्से को एक सुंदर शेप तो देते ही हैं, साथ ही एक तरह का पारंपरिक वजन और ग्रेस भी लाते हैं। अब कमर से नीचे पैरों की तरफ चलते हैं। पैरों के गहनों की एक घनी लिस्ट देखकर आप शायद थोड़ा खो जाएं, लेकिन भारी पायल और पतली सांकली के बीच का फर्क इसे बिल्कुल आसान बना देता है। एक तरफ है भारी पायल, जैसे पायजेब, नुपुर और रमज़ोल, लेकिन झांझरिया की बात ही अलग है। सोर्स इसे बहुत ही सटीकता से डिफाइन करता है। झांझरिया पैरों में पहनी जाने वाली पतली घुंघरुओं की सांकली है। भारी और पतले का ये कंट्रास्ट सच में काफी दिलचस्प है। अब आते हैं शरीर के सबसे निचले हिस्से पर, जो हमें बहुत ही खूबसूरती से वापस हमारी शुरुआत से जोड़ देता है। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण को बिछूड़ी या बिछिया कहा जाता है। और याद है हमने सिर की रखड़ी के बारे में क्या कहा था? बिल्कुल उसी तरह यहाँ फिर से सोर्स में बिछिया को सुहाग का प्रतीक बताया गया है। सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक विवाह के इन प्रतीकों का होना इस पूरी सांस्कृतिक संरचना को मानो एक ही धागे में पिरो देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें चरण पर, पुरुषों के विशेष गहने और कड़े। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। अब तक हमने महिलाओं के आभूषणों की पूरे शरीर को कवर करने वाली एक विशाल रेंज देखी, लेकिन जब बात पुरुषों के गहनों की आती है तो ये लिस्ट बहुत ही फोकस्ड और स्पेसिफिक हो जाती है। खासकर पुरुषों के कानों के आभूषण देखिए, लौंग, मुर्कियां, बालियां, छेलकड़ी और झाले। ये हमें बताता है कि उस पारंपरिक समय में पुरुषों के सजने संवरने का तरीका कैसा और कितना खास हुआ करता था। और इस सिर से पैर तक के सफर को एक परफेक्ट एंडिंग देते हुए हम बात करते हैं कडूलिया की। सोर्स में कडूलिया की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही वर्सेटाइल है। ये एक ऐसा कड़ा है जिसे आप हाथ और पांव दोनों में पहन सकते हैं। एक ही आभूषण जो ऊपर और नीचे दोनों जगह फिट हो जाए। हमारी इस पूरी हेड टू टो लिस्ट को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? तो इस पूरी लिस्ट को सिर से लेकर पैर तक मैप करने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है, ये सिर्फ धातुओं या रत्नों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, मान्यताओं और कला का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने लायक सवाल छोड़ता हूँ। पारंपरिक आभूषणों के इतने जटिल और विस्तृत नक्शे को डिकोड करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये ऐतिहासिक शब्दावली आज के मॉडर्न टाइम में हमारी सांस्कृतिक पहचान को कैसे आकार देती है? क्योंकि इतिहास को जानना सिर्फ उसे रटना नहीं है, बल्कि उसे आज से जोड़कर देखना है। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।